2024 के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में तरह तरह के सवाल हैं। अपनी अपनी राजनीति है। कोई लेखा जोखा लेकर बैठा है कि देश में क्या हो रहा है, तो कोई ये कहता है कि देश की अर्थव्यवस्था भैया कहाँ जा रही है, तो दूसरी तरफ कोई ये कहता है कि 2024 का चुनाव आने वाला है, पता नहीं क्या क्या होगा। ऐसे में आज वीकेंड के स्पेशल प्राइम टाइम डिबेट शो में मैं लेकर आई हूं प्रीति चौहान आपके सामने कि 9 सालों में आखिर देश कितना बदला है, क्या है देश के विकास का हाल, क्या है उन लोगों के हाल जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आश्वस्त हैं और देश के विकास को बढ़ाने में एकजुट हैं। संसद के सत्र के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत दुनिया में इनोवेशन का हब बनेगा। फिलहाल भारत अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़कर दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया। इससे पहले भारत 7वें नंबर पर था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक सुधरी है, रफ्तार पकड़ी है। साल 2019 में मोदी सरकार ने 2025 तक $5 ट्रिलियन तक इकोनॉमी का लक्ष्य रखा था। हालांकि कोरोना, रशिया यूक्रेन युद्ध और वैश्विक बाजार में मंदी की वजह से जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार में कमी आई, लेकिन अमेरिका इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक साल 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये है कि क्या वाकई 2028 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। पिछले कुछ सालों में देश के हालातों में सुधार हुआ है और क्या हालात और भी ज्यादा बिगड़े हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। पूरी दुनिया में देश का सूरत हाल क्या है, क्या देश की सूरत 9 सालों में बदली है जैसा कि बीजेपी कहती है, क्या विकास ने रफ्तार पकड़ी है, क्या अर्थव्यवस्था दौड़ती नजर आ रही है। इन सभी सवालों पर आज चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। आपके लिए तमाम अच्छे पैनलिस्ट जो समझ रखते हैं देश की अर्थव्यवस्था पर, जो अपनी पकड़ रखते हैं देश की राजनीति पर, जिनका लक्ष्य है कि देश आगे बढ़े, कुछ करे, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट, उनसे बातचीत करवाएंगे। चर्चा में आगे बढ़ेंगे। छोटा सा रिपोर्ट देखिएगा। संसद का मानसून सत्र खत्म हो चुका है। इस सत्र के दौरान जमकर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। एक दूसरे से बहस के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि साल 2028 तक हम देश की अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने को हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे की रणनीति तैयार कर ली है। उनका जोर देश के विकास को लेकर है। हर क्षेत्र में विकास और लोगों को रोजगार देने की प्राथमिकता पर आगे का काम किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें देश के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं। इन लोगों को देश के परिश्रम पर विश्वास नहीं है, देश के पराक्रम पर विश्वास नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी सरकार के अगले टर्म में तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत अर्थव्यवस्था के मामले में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़कर दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। साल 2014 से मौजूदा साल 2023 तक का देश का आर्थिक सफर बेहद मुश्किल भरा रहा। कोविड के संकट काल से जूझती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था की हालत भी खासी डगमगाई।
हालांकि कोविड के संकट काल से बाहर आकर भारतीय इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल कर चुकी है और ये वास्तव में बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी संसद में कहा कि साल 2013 में मॉर्गन स्टैनली ने भारत को दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया था। आज उसी मॉर्गन स्टैनली ने भारत को ऊंची रेटिंग दी है। 2013 India was declared as a fragile economy. उसी मॉर्गन स्टैनली आज भारत को अपग्रेड करते हैं, भारत को हायर रेटिंग देते हैं। सिर्फ 9 साल में इतना एकदम खराब और फ्रजाइल परिस्थिति में जो इकोनॉमी गिरावट हमारी हुई, उससे निकलते हुए हमारे सरकार की पॉलिसी के वजह से आर्थिक सुधार हुआ, कोविड के बावजूद भी सुधार हुआ और आज हम देश सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मोदी सरकार आने के बाद देश की हालत और अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिला है। बिजनेस स्टैंडर्ड की आज की रिपोर्ट्स की माने तो आयकर विभाग ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 10 अगस्त तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.73% से बढ़कर 6.53 लाख करोड़ रुपए हो गया है। रिफंड समायोजित करने के बाद शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 5.84 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले साल की इसी अवधि के शुद्ध संग्रह से 17.33% अधिक है। साथ ही मजबूत मांग, निरंतर सरकारी समर्थन, चार्जिंग बुनियादी ढांचे की गहरी पैठ और व्यापक लॉन्च की वजह से अगले 5 सालों में भारत में ऑटो उद्योग की 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री 10 गुना से बढ़कर 1 मिलियन यूनिट का आंकड़ा पार कर सकती है। वहीं जी बिजनेस रिपोर्ट में आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी ने कहा कि भारत ऐसे समय में विकास के प्रतीक के रूप में उभरा है जब दुनिया सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दों से जूझ रही है। न्यूज 18 की रिपोर्ट की माने तो केंद्रीय संचार मंत्री अश्विन वैष्णव ने राज्यसभा में दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और मार्च 2014 से मार्च 2023 तक की विकास रिपोर्ट साझा की, जिसमें सामने आया कि दूरसंचार क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता से पिछले 9 सालों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मोबाइल ग्राहकों की संख्या जिनके पास सक्रिय मोबाइल फोन कनेक्शन है 2014 में 90.45 करोड़ से बढ़कर मार्च 2023 तक 114.39 करोड़ हो गई है। तो वहीं द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के एक विश्लेषण के अनुसार बढ़ते राजस्व और कम सब्सिडी खर्च के साथ उच्च कर हस्तांतरण ने वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में राज्यों के सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद की, जिसे भारत के लिए अच्छा संकेत कहा गया है। दुनिया भर की एजेंसियों ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था माना है। रिपोर्ट्स का कहना है कि द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार भारत में खिलौना निर्यात 2018-19 में 203.46 मिलियन डॉलर था, जो कि 2022-23 में 325.72 मिलियन डॉलर हो गया है। वहीं बिजनेस स्टैंडर्ड की माने तो वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि 2016 में लॉन्च किया गया GEM सरकारी विभागों, संगठनों और सार्वजनिक उपकरणों के लिए पारदर्शी और कुशल खरीद की सुविधा प्रदान करता है। द हिंदू.com के मुताबिक 14 सालों में भारत की ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में उम्मीद से कहीं अधिक 33% की गिरावट आई है। भारत 2023 तक 2005 के स्तर से उत्सर्जन की तीव्रता को 45% तक कम करने के लिए UNFCCC की प्रतिबद्धता को पूरा करने की राह पर है। दुनिया के कई देश, खासकर विकासशील देश, कई बार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारत उनमें अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। इसका कारण वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता और कोविड टीकाकरण की सफलता है। यही वजह है कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में 7वें से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए, हमने एक छोटी सी कोशिश की कि आपको रिपोर्ट्स के हिसाब से दिखाया जाए कि देश में क्या कुछ चल रहा है, देश में विकास का हाल क्या है। लेकिन जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने तमाम मेहमानों को आज बुलाया है अपने शो में। हमारे साथ सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता होंगे डॉक्टर धरीन्द्र तायल,
बहुत बहुत स्वागत आपका। संजीत कुमार, नेता कांग्रेस के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, निदेशक IIF स्टूडियो से मौजूद, बहुत बहुत स्वागत आपका। पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले डॉक्टर धरींद्र तयाल, प्रवक्ता बीजेपी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर तमाम विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है जब भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर है। 2025 तक 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का वादा वैसे भी प्रधानमंत्री ने पहले भी किया है। आप दोनों ही स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? तो सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस की जो इस पे प्रतिक्रिया आई है, आई थिंक वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा ये तो होने वाला ही है, इसमें आप नई बात क्या बता रहे? तो क्यों जी ने कहा कि जब कांग्रेस ने छोड़ा तो वी वर फ्रजाइल 5, वो फ्रजाइल 5 से अब हम टॉप 5 में आ गए हैं। तो इसको अगर हम एक ढंग से समझें कि एक टीचर जो बच्चे फेल हो रहे थे उन बच्चों को पढ़ाता है और वो टॉपर बन जाते हैं, तो ये उसका चेंज है। और इस समय जब सारी विश्व में यूक्रेन युद्ध, कोविड सब कुछ हुआ, उसके बावजूद हम 6.5% पे ग्रो कर रहे हैं। सभी इंटरनेशनल एजेंसीज ने 6.5% की ग्रोथ दिखाई है, जबकि जो मेजर इकोनॉमीज हैं, अगर हम टोटल भी देखें सिंस 2014, तो टोटल जीडीपी ग्रोथ अबाउट 83% हुई, जबकि चाइना की भी सिर्फ 84% हुई। सो ओनली 1% मोर, जबकि चाइना को लगता था चाइना बहुत ज्यादा ग्रो कर। तो मोदी जी के आने के बाद में जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल कांग्रेस के टाइम में हुआ था, उसको चेक किया गया और उसको देश को एक नई डेवलपमेंट के ऊपर डाला गया। सो कोई शक नहीं है इस समय किसी को भी कि हम दुनिया की, चाइना और यूएस के पीछे दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा जो इकोनॉमिक इनपुट है जो इंडिया को शिफ्ट किया, इंडिया वाज द बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड, उसको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके जाना, PLI स्कीम लगाना, कोई 12 लाख करोड़ की 12,000 करोड़ की एक्सपोर्ट्स और सिर्फ आईफोन्स की और स्मार्टफोन्स की करना, जब इंडिया में नहीं होता था। अभी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आके चिप बनाने की बात कर रही हैं। लेटेस्ट न्यूज जो आई वो ये आई कि चाइना के एक बड़े बैंक ने एक इंडिया स्पेसिफिक फंड लॉन्च किया कि इसमें डालिए, इंडिया इज द इकोनॉमी ऑफ द फ्यूचर, हमें वहां जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चाइना भी अपने देश की बजाय इंडिया को देख रहा है, क्योंकि मोदी जी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2025 तक, ये भी कहा गया था। तो इस समय 6.5% पे हम ग्रो कर रहे हैं। मोदी जी ने कमिट किया अपने स्पीच में कि नेक्स्ट टर्म में मैं आपको 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बना के दूंगा। तो दी इंटरनेशनल एजेंसीज उससे मान रही हैं। ठीक है, हमारे साथ संजीत कुमार हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता मिस्टर तायल ने कहा है कि जब 2014 में कांग्रेस सत्ता से जा रही थी, 2014 में भाजपा सत्ता में आ रही थी, उस समय जो देश की अर्थव्यवस्था का हाल था, उस समय जिस अवस्था में देश को कांग्रेस ने छोड़ा, वो अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत ही खराब और बदतर दौर में उस 2014 में भाजपा ने टेक ओवर किया। उसके बाद से लेकर के अभी तक 9 सालों में देश, कोरोना के बाद भी, इतने बड़े महामारी के बाद भी देश ने बहुत तरक्की की है। अभी खुद आपने सुना, उन्होंने कहा कि जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आगे जाकर देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ और इसको करेक्ट कीजिएगा। 2010 में 8.5 की रेशियो से जीडीपी दर थी। आप अगर याद करिए, इस डाटा को करेक्ट करिए कि थी या नहीं थी। मैं आज याद करना चाहूँगा कांग्रेस के उन तमाम बड़े लीडर्स जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाया। मैं याद करना चाहूँगा पूर्व प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव का, जिन्होंने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई, और उनके वित्त मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करना चाहूँगा, जिन्होंने जो
जो सतह बनाया इस देश की आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक विकास की दर को, आज देश जहां भी जिस हालत में है उस आधार पर चलने के बाद आज हम खड़ा हैं। मैं आपसे ये आपके माध्यम से, इस शो के माध्यम से मैं एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं। आर्थिक उदारीकरण, देश के जेब में अगर पैसे हैं मैं मानता हूं, लेकिन क्या वही स्थिति देश के आमजनों की है जो देश की स्थिति है? तो देश और देश के आमजनों की स्थिति में यदि परिवर्तन है, यदि अंतर है, तो मैं समझता हूं इस अंतर को हमें आज चर्चा बिंदु बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्या मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या आम जनों की स्थिति वैसी ही है? क्या उनके जेब में पैसा है? क्या महंगाई ने उनकी कमर नहीं तोड़ रखी है? क्या बेरोजगारी इस देश के अंदर नहीं है? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं माननीय प्रवक्ता महोदय, आप बताएं इस देश के अंदर कि क्या बेरोजगारी दर बढ़ी नहीं है इस देश के अंदर पिछले 9 वर्षों में? क्या महंगाई बढ़ी नहीं है इस देश के अंदर 9 वर्षों में? आपको मैं कहना चाहता हूं कि देश आपकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण, आपकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है। आपके जेब में जरूर पैसा हुआ होगा, लेकिन आम जनों के जेब में कोई पैसा नहीं है। आम जन यदि 40,000, 30,000, 20,000 की नौकरी भी करता है तो पूरा परिवार पूरे महीने खा नहीं पाता। आप इस बात को सोचना पड़ेगा। लेकिन वो ऐसी आर्थिक नीति, कौन सी नीति ऐसी नीति है जो आम जनों को दूभर कर दिया है? 2 रोटी भी ठीक से अगर वो शाम को नहीं खा पाता है तो आपको सोचना तो पड़ेगा ही। ठीक है, प्रोफेसर अमन अग्रवाल हमारे साथ हैं इस पूरे शो में, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पीयूष पंजी भी होंगे, पूरे शो में हैं। सबसे पहले प्रोफेसर अमन अग्रवाल का रुख करेंगे। आईआईएफ के से हैं वो, और ऐसे में आर्थिक नीतियों पर बहुत अच्छी पकड़ है उनकी, माफ कीजिएगा, निदेशक हैं आईआईएफ से। ऐसे में सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो संजीत कुमार ने सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि आपका आर्थिक उदारीकरण, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था देश की बन गई भारत, आने वाले समय में हम विश्व में 3री अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लगातार जो हमारा ग्रोथ है, आपने देखा होगा कि अभी जिस तरीके से पिछले 6 महीने की, अगर 1 साल की हम बात कर लें तो लगातार ग्लोबली, हम सिर्फ भारत की अगर ना बात करें, उन तमाम सेक्टर्स में जबरदस्त छटाई हुई है जहां पर कोई सोच नहीं सकता, चाहे वो गूगल हो या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर अलग अलग जो कंपनियां हैं। लेकिन ऐसे में भारत में आप देखिए, आफ्टर कोविड भारत की अर्थव्यवस्था ने बहुत तेजी से ग्रो किया है। इसका हवाला कई विदेशी मीडिया ने भी दिया है कि भारत आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ता अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्दी मार्केट को इंटरनेशनली कैप्चर भी करेगा। और जो संजीत कुमार कह रहे हैं कि उदारीकरण अपनी जगह है, लेकिन उस उदारीकरण का लाभ क्या एक आम लोगों के पॉकेट में जा रहा है? क्या उन्हें वो जो प्रॉफिट है वो मुहैया हो रही है? क्या उनके लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं? क्या वो 2 वक्त का खाना सही से खा पा रहे हैं? इसका जवाब आपसे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात करी। पहली बात तो चाहे वर्ल्ड बैंक के आंकड़े लें या IMF की बात करें, ADB की बात करें, OECD की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाहे अब जो नए ब्रिक बने हैं और बने हैं, सब प्लेटफॉर्म पे हिंदुस्तान को बड़ा सराहाया जा रहा है। हिंदुस्तान की सरकार को और हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को बहुत सराहाया जा रहा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान को प्रगति की तरफ लेके जा रही है। पिछले 4 सालों के जो दिक्कतें आई हैं, चाहे कोविड के दौरान आई या उसके बाद आई, उसके बावजूद वो बढ़ोतरी की तरफ जा रही है, जो आपने आंकड़ों में भी दिखाया वैसे भी दिखाया। दूसरी बात ये है कि एक हम आंकड़ों की बात करते हैं कि ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, 8% ग्रोथ है, 6% ग्रोथ है, 60% ग्रोथ है। क्या वो धरा पे उतर पा रही है? एक आम आदमी उसको ले पा रहा है, उसका बेनिफिट ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है? जो मेरे भी मित्र ने यहाँ पे जिक्र भी किया। अगर हम एक फिगर जिसको निर्मला सीतारमण जी बजट के दौरान भी और उससे पहले भी उसके बाद भी कहती आई हैं, वो है GST नंबर। जो GST जो होता है वो एक, जो हम खरीदते हैं कोई सामान, उसके ऊपर टैक्स दे के कलेक्ट किया जाता है और वो सरकार कलेक्ट कर रही है। अगर हम उसकी कलेक्शन को ही देखें और जिस तरीके से उसकी बढ़ोतरी देख रहे हैं GST कलेक्शन की, उसको देखें तो उसने जितने भी उनकी उम्मीदें थी या मापदंड उन्होंने अपने तय किए थे कि इतने आने की उम्मीद है, उसको क्रॉस करके आगे बढ़ी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी आपने देखा इनकम टैक्स की रिटर्न की लास्ट डेट जो है थी और इस बार काफ़ी सोचने के बाद भी एक्सटेंड नहीं हुई है, और वो जो कलेक्शन हुई है उसमें भी काफ़ी हद तक जो इनकम टैक्स फाइलर्स हैं और जो इनकम टैक्स वाले हैं उनको भी ग्रोथ देखने को मिली, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली। साथ ही साथ जो रिफ़ंड प्रोसेस किए गए, काफ़ी सारे जो मेरे जानकार हैं उनका पता चला कि उनके भी रिफ़ंड कुछ दिनों में
जो पहले नहीं होता था, जिसमें कभी कभी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8-8, 9-9 महीने लग जाते थे आने में, वो कुछ दिनों के अंदर किए जा रहे हैं। अगर सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होती तो ये रिफंड्स नहीं होते, पैसा कलेक्शन नहीं हो रहा होता, तो ये रिफंड्स नहीं तो होते, ये फंड्स एकदम से रिफंड नहीं हो पाते और आम इनफैक्ट जनता कई के पास न्यूज़पेपर्स पैसा ने भी नहीं छापा आता था कि जिन्होंने भी बहुत पहले आईटीआर फाइल कर दिया है, तो विद इन मतलब समय तो मार्च तक का था, माफ कीजिएगा, अभी पिछले 31 तारीख तक का, 30 तारीख तक का था, लेकिन उससे पहले ही उनके पास रिफंड्स आ गए थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी तरीके से और काफ़ी सारे मापदंड हम देख के चलें। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक आम आदमी को सबसे ज़्यादा काटता है, मतलब महंगाई दर, जो महंगाईपन होता है। हिंदुस्तान अगर विश्व में देखें इस समय करीबन 8 से 12% का महंगाई दर चल रहा है। हिंदुस्तान में सबसे कम और कॉन्स्टेंटली रो रखा हुआ रिजर्व बैंक के दौरान, चाहे सरकार के द्वारा किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि कम से कम रखा जाए ताकि एक आम आदमी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा उसका दंड पड़ता है वो बाहर ना पड़े। मेरे मित्र ने जरूर कहा 8.5%, ऐसा भी टाइम आया जब 10% की फिगर ग्रोथ की देखी गई, बट उस समय जो हमारा ग्रोथ बढ़ा, इन्फ्लेशन भी उसी तरीके से बढ़ा। जब अगर इन्फ्लेशन भी उसी तरीके से बढ़ता है तो जो ग्रोथ के कंपोनेंट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो देखने को नहीं मिलते हैं। पीयूष पंत जी, मैं आऊंगी आपके पास। पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार। संजीत कुमार जी ने बहुत एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आपकी आर्थिक अर्थव्यवस्था, भले ही आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही हो, आगे बढ़ रही हो, उन्होंने आंकड़ों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि देश की जनता के हाथों में क्या आ रहा है, हमें उस जवाब से मतलब है। अगर एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा लेता है तो हम मानेंगे कि देश में वाकई अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए प्रीति जी, नहीं, उन्होंने बात सही कही। देखिए, जहाँ तक पहली बात मैं ये कहूँगा, देखिए जो बातें हो रही हैं कि इंडियन इकॉनमी जो है कि वो आपकी जो है कि वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार जो है आज से नहीं है, कोई सिर्फ मोदी जी की बात नहीं है, लगातार जो सरकारें रही हैं, पहले भी 1991 से जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बाद से ग्रो कर रही है और तो वो बढ़ेगी। लेकिन उसका एक कारण ये भी है कि वो तीसरी क्यों पहुंचेगी, क्योंकि बाकी जो विश्व की जो दूसरी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो नीचे जा रही हैं। ये कोई नहीं समझ रहा, इस बात को न बताया जा रहा है। भारत की जो अर्थव्यवस्था उस हिसाब से उस दर से ग्रो नहीं कर रही है। देखिए अभी जो जीडीपी का आंकड़ा है आपका, वो 2022 में जो 2021 में कहीं ज़्यादा था आपका, 8 जो है कि वो 8.7% था 2021-22 में, और इस बार जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो उसकी उम्मीद जो है वो 7% के करीब की जा रही है, और 6.5 की बात अभी बीजेपी वाले कह रहे थे। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही है, एक कांस्टेंट लेवल पे ग्रो कर रही है लगातार। लेकिन जो तीसरे पायदान पे वो पहुंचेगी, इसलिए कि जापान की अभी तीसरे पे है। जापान की जो है जीडीपी बहुत लो जीडीपी है, उनकी 2 से 3% जीडीपी है। जर्मनी बहुत नीचे चला गया है, इटली बहुत नीचे चला गया है, और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज है, फ्रांस नीचे चला गया है। इस वजह से भारत आगे बढ़ गया है, वो आगे वाले पीछे हो गए अपनी वजह से। इसलिए ये लग रहा है कि हम तीसरे, हमने बहुत अच्छा नहीं किया है। और अभी जो बात कही गई, निश्चित रूप से ग्राउंड लेवल पे आपको क्या मिल रहा है, पर कैपिटा इनकम कितनी हो रही है, देखिए ये सवाल है। निश्चित रूप से हम देख रहे हैं बहुत चीजें हो रही हैं, जिनके पास पैसा है उनके लिए सब अच्छा हो रहा है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनके हालात क्या, ये देखिए आप। पर कैपिटा इनकम में भारत, आईएमएफ का ये आंकड़ा है, भारत 145वें अच्छा, एक चीज जो मैं आपसे समझना चाहूंगी, 145वें स्थान पे है। हाँ। तो जीडीपी का मतलब ये नहीं कि पर कैपिटा इनकम भी उतनी हो, और पर कैपिटा इनकम मतलब आम जो औसत आय है वो बहुत कम है, औसत आय है जो, तो उस आदमी के लिए जीना बहुत मुश्किल। हमारे वीकेंड के स्पेशल शो में जहां पर हम आज बात कर रहे हैं कि क्या देश के जो आर्थिक हालात हैं वो अच्छे हैं, कैसे चल रहे हैं, हमने कितना विकास किया है इन 9 साल में, यानी कि 2014 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से देश का हाल क्या रहा, अर्थव्यवस्था में हमने कितनी तरक्की की है। क्योंकि सदन के अंदर भी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने बहुत कुछ कहा, प्रधानमंत्री ने भी कहा है आने वाले समय में हम पूरे विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो आज स्पेशल शो में हमारा डिस्कशन इसी पर है। सबसे पहले मैं रुक करूंगी, हमारे साथ पीयूष पंत जी हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही थी, आपने कहा कि आप देखिए कि अभी जो हालात हैं, जिस तरीके से आपने कई उदाहरण दिए, मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि जब भी हम आर्थिक तौर पर
भारत की बात करते हैं तो हम तुलना किससे करते हैं? जो वैश्विक तौर पर जो दूसरे देश हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, हम इन्हीं कंट्रीज का हवाला देते हैं, इन्हीं देशों का हवाला देते हैं, इन्हीं के साथ हम तुलना करते हैं, इन्हीं के साथ हम देखते हैं कि वो देश कैसा कर रहा है। आपने कहा कि कोविड एक ऐसी स्थिति थी जहां पर उस कोविड के बाद दूसरे देश ने बहुत बुरा किया अर्थव्यवस्था के मामले में, भारत उस समय का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ गई। तो इसमें तो ये भी है कि क्या पता भारत उस समय से लगातार निरंतर स्लो ही सही लेकिन अच्छा करता जा रहा हो, इस वजह से भारत ने निरंतरता के साथ आगे ही ये बढ़ गया और दूसरे देशों को पीछे कर दिया। जिसकी अब देखिए ग्लोबली भी कई सारे न्यूज़पेपर्स ने ये छापा है कि आने वाले समय में कोरोना के बाद जिस तरीके से भारत ने अर्थव्यवस्था पर रफ्तार पकड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत बेहतर कर जाएगा तमाम बड़े देशों से। पीयूष पंत जी। जी देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से ये अनुमान लगे कि भारत की अर्थव्यवस्था के साथ एक प्लस पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी है। और देखिए ये बात आप देखिए 2008 में अगर आपने देखा हो, आज जो अगर यूरोप के देश पिछड़ गए हैं ग्रोथ के मामले में, तो उसके लिए बहुत बड़ा कारण है जो 2008 की जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी उससे वो नहीं उबर पाए और उन्होंने जिस तरह से लिबरलाइजेशन पूरा किया, और भारत ने एकदम से पूरा खुलेआम लिबरलाइजेशन नहीं किया उस तरीके से। भारत ने ग्रेजुअली जो लिबरलाइज की अपनी इकोनॉमी को, तो उसके जो मानक थे दूसरे वो स्ट्रांग थे पूरे के पूरे, वो सस्टेन कर पाए इकोनॉमी को भारत की। और यही कारण है कि हमने देखा कि कोरोना के बाद भी जो है कि जो कोरोना में जो बिल्कुल ही जो ठप हो गई थी पूरी मैन्युफैक्चरिंग, चाहे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, लोगों की नौकरियां जा रही थी, काम नहीं मिल रहा था। लेकिन उसके बाद कोरोना के जाने के बाद तुरंत जो है, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी ताकत है भारत की है लेबर फोर्स जो है वो चाइना भी जो है कि आगे बढ़ गई है। चाइना की इकोनॉमी टॉप में पहुंच गई है इस समय, पीछे पिछड़ गई थी वो फिर पहुंच गई है। लेबर फोर्स है तो देखिए वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। हमारी देखिए एक जनसंख्या है जो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या भी जिम्मेदार है, पर कैपिटा इनकम कम इसीलिए हमारी हो रही है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। चलिए आप कम से कम मानते लेकिन तो हैं। वहीं पे जनसंख्या का ज्यादा होने का फायदा ये है कि आपका कंज्यूमर विकास भी तो कर रहा है ना देश। आप सिर्फ आपने सिर्फ बोलने से नहीं होगा। मैं कह रही हूँ कि तमाम तर्क, मुझे लगता है कि जो हमारे पास फैक्ट्स फिगर्स हैं उनके हम तमाम एक रिपोर्ट्स निकाल कर अगर हम बात करते हैं तो उसके हिसाब से उसका हवाला देते हुए अगर आप कह रहे हैं, क्योंकि आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हमारे पास इतना बड़ा लेबर फोर्स है, हमारे पास इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसका इस्तेमाल हमने इस तरीके से किया कि हम आज हमारा देश वाकई में, प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तो इस पर नो डाउट, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट है, संशय है, तो निकाल देना चाहिए। तयाल साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, क्या कहेंगे आप तमाम लोगों को सुनने के बाद, प्रवक्ताओं को सुनने के बाद, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को सुनने के बाद? ये बहुत ही एक जी ने बड़ा इंटरेस्टिंग तर्क दिया है कि नहीं हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, दूसरे पीछे जा रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे। तो पहली बात तो मैं उस पर कमेंट करना चाहूंगा कि हमें ये समझना होगा कि हम अलग अलग साइलोज में, अलग अलग अपने कंपार्टमेंट्स में नहीं जी रहे हैं। एक ग्लोबल इकोनॉमी है, उस ग्लोबल इकोनॉमी में जहां दुनिया की इकोनॉमी 2.1% पुट टुगेदर ग्रो कर रही है, अगर हम 6.5 या 7% ग्रो कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ठीक है, कुछ अच्छा है, कोई आदमी सोच रहा है। 2-3 पॉइंट मैं क्विकली देना चाहूंगा। एक तो कुछ बात हुई कि आम आदमी पे क्या पहुंचा, उस पर क्या असर पड़ा। एक डेटा आप तक मैं आपको देता हूं कि अभी 17 जुलाई की नीति आयोग की रिपोर्ट है कि पिछले 5 साल में 10 करोड़ लोग, 10 करोड़ विच इज 10% ऑफ आवर पॉपुलेशन, 10 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर उभरे हैं। तो दैट मींस अंत्योदय हुआ है, बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड पे उसका इंपैक्ट गया है। दूसरी बात जो अमन जी ने भी कही कि अगर जीएसटी में 11% ग्रोथ हुई है तो दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कौन कर रहा है? तो वो कंजम्पशन हो रही है और कंजम्पशन आम आदमी कर रहा है। आम आदमी तभी कर पा रहा है अगर उसकी जेब में पैसा है, कंजम्पशन वहीं से हो रहा है। मोटी बात जो बेसिकली स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स हैं, जहां हमें देखना है कि सरकार ने किया क्या। जो पहले की सरकार थी, अगर वो कहते हैं हमारी 8.5% थी, तो पैसा क्यों नहीं था किसी को देने के लिए? क्योंकि एक टैप खुला था, करप्शन रैम्पेंट। अभी वो पैसा जो है लोगों तक पहुंच रहा है। अब उसमें इंपॉर्टेंट क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल, हमारा पैसा कहां लगता है? ऑयल में। हमारा पैसा कहां लगता है? डिफेंस में। ऑयल में जब रशिया यूक्रेन की युद्ध हुआ,
इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, कुछ धमकाया भी गया इंडिया को, लेकिन इंडिया धमका नहीं। उन्होंने कहा जी मेरी पर कैपिटा इनकम ये है, अगर आपको, जयशंकर जी ऑन रिकॉर्ड हैं कि अगर आपको अपने लोगों का ख्याल करना है यूरोप वालों, तो मेरे वालों की तो पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, मुझे उनका ख्याल करना है, मेरे को तो जहां से सस्ता तेल मिलेगा मैं लूंगा, आप पीस करेंगे मैं पीस में आऊंगा। ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है, एक डिप्लोमेसी है, पॉलिटिकल स्टैंड है, जिसका हमें रिजल्ट मिलता है। दूसरी बात जो पंत जी ने कही कि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो उसका हमें मैन पावर है, हमें उस पावर को यूज करना है। तो सिर्फ बैक ऑफिस सर्विसेज सेक्टर से काम नहीं चलेगा। एक पुश हमने दी मैन्युफैक्चरिंग को, ताकि मैक्सिमम पॉपुलेशन मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो सके। ये एक स्ट्रेटेजिक थॉट है कि अगर मेरी सारी जनता मिलकर काम करेगी, उसकी जेब में पैसा भी आएगा, देश भी बढ़ेगा। डिफेंस के हजारों लाखों करोड़ के जो ऑर्डर्स बाहर जा रहे थे, वो अब देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ताकि वो पैसा यहीं रहे और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। अब इंडिया नेट एक्सपोर्टर बनने की ताक में है कि हम डिफेंस का एक्सपोर्टर बनेंगे। तो ये थॉट प्रोसेसेस हैं जो सरकार ने किए हैं, ये कैजुअली अपने आप से नहीं हो गए, किसी और के पीछे जाने से मैं आगे नहीं हो गया हूं। ये जो थॉट्स हैं, जो जीएसटी का थॉट है, इसी के कारण है जो स्टैंड दुनिया में आप ले पा रहे हो कि सारे देश आज की तारीख में, एक डेटा आपको देता हूं, सिंस 1947 टोटल एफडीआई जो है इंडिया में 950 बिलियन हुई है, और पिछले करीब 95 महीने में 532 बिलियन, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हैज कम इन द लास्ट 95 मंथ्स। अब ऐसे ही तो दुनिया पैसे उठा करके नहीं आ गई इंडिया में। अगर उन्हें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यहाँ पे एक थॉट है, यहाँ एक प्रोग्रेस है, यहाँ फायदा होगा, इसलिए वो अपना पैसा लेके यहाँ आ रहा। दैट इज द चेंज जो इस गवर्नमेंट ने की है। एक थॉट प्रोसेस दिया है, सोचा है देश के लिए। अच्छा, क्या आप कह रहे हैं विचारधारा बहुत पॉजिटिव वे में देश को प्रेजेंट किया है, विचारधारा भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की बदली है, और आप कह रहे हैं कि अभी जो इन्वेस्टमेंट अब देश में हो रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हो रहा है। आप ये कह रहे हैं दयाल साहब? जी ठीक है। एक नैरेटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के लिए विदेशों में जो सेट किया है, खुद जब बाहर जाते हैं, तमाम आपने देखा कि उनके टूर्स होते हैं, तब भी वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। वो कहते हैं मैं गुजराती हूं और मैं चाहूँगा कि जो यहाँ के लोग हैं हमारे देश में आकर अपना धंधा पानी करें, इन्वेस्ट करें। तो ऐसा उन्होंने कहा भी है। अभी मिस्टर दयाल हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा एक झटके में नहीं हुआ, ये निरंतर कोशिश है जो प्रधानमंत्री ने की है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक पॉजिटिव सिनेरियो, एक नैरेटिव देश को, देश के लिए खड़ा किया प्रधानमंत्री ने बाहर, उसकी वजह से चारों तरफ से चीजें हुई। क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ना सिर्फ बाहर झूठ बोलते हैं, बल्कि देश की संसद में भी झूठ बोलते हैं और विभिन्न विषयों पे झूठ बोलते हैं। अगर आप कभी भी, प्रीति जी, मैं आपको निमंत्रित करता हूं कि प्रधानमंत्री किन किन विषयों पे झूठ बोलते हैं, कभी आप शो करेंगे तो मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा आपको। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर आज जो आर्थिक खुशहाली जो बताई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हमें दुख है कि शायद आर्थिक क्षेत्रों में भी आप तेरा भारत मेरा भारत करने लगे हैं। मुझे तकलीफ इस बात का है कि भारत की वर्तमान सत्ता व्यवस्था आज उन मुद्दों के ऊपर शायद बात को सप्रेस और कंसील करने लगी है, चाहे वर्तमान में महंगाई दर की बात हो या अन्य विषयों की बात हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कृपया करके उन विषयों के ऊपर आप कंसील और सप्रेस ना करें। मेरा प्रश्न है आपसे कि क्या आज की तारीख में, जो पिछले 9 वर्षों में, क्या भारत का जो लोन है वह केवल 50 लाख करोड़ डॉलर से बढ़ करके 1.5 लाख करोड़ डॉलर नहीं हो गया है? क्या आपने केवल और केवल आपके पास जो तमाम उद्योगपति आपके दौरान, आपके शासनकाल के दौरान देश को एनपीए करके बैंक के पैसों को लेकर के विदेश नहीं चले गए, क्या आप उनको वापस ले आए? और अंत में जब आर्थिक विषयों पर चर्चा होगी तो मैं 15 लाख रुपए जरूर एक नागरिक होने की हैसियत से मैं जरूर कहूंगा कि अब इसका जवाब ले लेते हैं। हमारा वो 15 लाख रुपए कब इसका जवाब मिस्टर दयाल से ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे प्रोफेसर अग्रवाल के पास। दयाल जी, बहुत गंभीर आरोप लगाए।
आप कह रहे हैं गंभीर प्रीति जी, मुझे तो लग रहा है कि बहुत ही बचकाना आरोप है। आपने शुरू में कहा था कि बहुत सीजन्ड इकोनॉमिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, तो एक आम कांग्रेस के नेता पॉलिटिशियन है, इकोनॉमिस्ट नहीं है। संजीत कुमार जी कांग्रेस के नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, जैसे आप प्रवक्ता हैं बीजेपी। पॉलिटिशियन जरूर है, लेकिन मेरा कहना है एक आम आदमी इस बात को ना समझ पाए कि कितना ब्लैक मनी बाहर है तो पर पर्सन कितना बनता है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक आदमी जो एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी का प्रवक्ता है, एक इकोनॉमिक डिबेट में बैठा है, वो वहां पे बैठ के कहे मैं अपने 15 लाख का इंतजार कर रहा हूं, तो मेरा ख्याल ये काफी हास्यप्रद है, ये गंभीर नहीं है। वो केवल जुमला बन के रह गया आपके लिए, केवल जुमला बन के रह गया। उन्होंने कुछ सवाल मैं भी उनसे पूछना चाहता हूँ। मैं एक नहीं संजीत जी, आपने आई डिडंट इंटरप्ट। एक सवाल, उन्होंने कई सारे सवाल पूछे, लांछन भी लगाए, जैसा कि कांग्रेस की फितरत है कि कुछ ना कुछ वो एब्यूजिव हो जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उनके जो प्रधानमंत्री थे, क्या उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा कि नहीं कहा कि अगर मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे खा जाता है, मेरी पार्टी खा जाती है, कहां जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन आम आदमी तक दैट वाज द लेवल ऑफ करप्शन। 85% करप्शन था, इसलिए देश ग्रो नहीं कर रहा था, क्योंकि इंटेंशन डिसऑनेस्ट थी। इसका जवाब है आपके पास? मैं तायल साहब आपको ये मैं कहना चाहता हूं, एनपीएस की आप बात कर रहे हैं, तायल साहब एनपीएस हुए, समझिए संजीत जी, जो एनपीएस होते कब है? एनपीएस तब, वो लोन तब दिए गए जब आप थे, लोन आपने दिए। लेकिन एनपीए कब हुए? जब उनको कहा भाई साहब लोन लौटाइए, जब वो नहीं लौटा पाए तो वो एनपीए हुए। तो ये कहना कि आप पुलिसमैन थे तब एनपीए, वो पुलिसमैन जब पकड़ने गया तभी होगा ना। आपने तो कहा भाई साहब ले जाओ जितने पैसे, मुझे क्या फर्क पड़ता, बताओ मुझे बीच में से क्या दोगे, 85% मेरा है, बीच में से मेरे को दे दीजिए। दिस वाज द करप्शन लेवल ऑफ कांग्रेस। तायल साहब, फिर आप तेरा मेरा में आप आ गए, आर्थिक विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं तो शायद ईमानदारी से बात करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल आर्थिक बात ही कर रहा हूं। आपने फिर चालू कर दिया तेरा मेरा, तुम्हारे शासन काल में दिया जवाब एकदम ओवरलैप नहीं। जवाब संजीत जी, जवाब एकदम संजीत जी जवाब देंगे आपको, तायल जी। और मैं संजीत जी आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ओवरलैप हम नहीं करेंगे, तभी आम जन तक आप जो कहना चाहते हैं या बीजेपी के प्रवक्ता जो कहना चाहते हैं, हमारे जो गेस्ट कहना चाहते हैं, सबकी आवाज जाएगी। जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं प्रोफेसर अग्रवाल के पास जी। मैं ये कहना आपसे चाहूंगा, जो आपने कहा कि 1 रुपए चलता है तो 85 पैसे बाहर रह जाते हैं, आपको इन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। वो 84, 85 और 90 का भारत आज 2022 में वो भारत नहीं है। आज सिस्टम्स 22-23 में आज सिस्टम्स बदले हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम होने लगा है, ये तमाम बातें, तमाम स्कीम्स चले हैं। लेकिन ये चीज भी एक नैरेटिव और भी आ रहा है, क्योंकि जैसे सदन के अंदर प्रधानमंत्री ने ये तीसरी अर्थव्यवस्था की बात की, उसके बाद सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हमेशा अर्थव्यवस्था के बीच में जब भी देश आगे बढ़ता है तो आप बाधा बनने का काम करते हैं। उसमें सबसे बड़ा एक नैरेटिव रहा है एलआईसी को लेकर के, हालिया समय में हमने देखा अडानी वाले मामले में। दूसरा उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया, उन्होंने कहा कि जब डिजिटल इंडिया की शुरुआत हम कर रहे थे तब भी कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया था कि पॉसिबल ही नहीं है कि हम गाँव के घर घर तक जाकर के, गलियों कूचों में हम जाकर के इंटरनेट पहुंचवा दें, और एक आम आदमी, गाँव में रहने वाला बताइए आदमी मोबाइल कैसे चलाएगा। वो स्थिति उन्होंने कहा कि आज बदली है। मैं कहती हूँ, जब भी ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जब भी इस तरह की स्थिति आती है, जब भी देश अर्थव्यवस्था और विकास की बात आती है, तब या फिर किसी बड़े पॉलिसी को, किसी बड़ी योजना को लॉन्च किया जाता है, तब इस तरह डमाडोल की स्थिति और भ्रमित करने वाली स्थिति कांग्रेस क्यों पैदा करती है? मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कांग्रेस के ऊपर ये आरोप आप और या बीजेपी लगाती है। मैं नहीं लगा रही हूं, ठीक है बीजेपी, चलिए मैं स्किप करता हूं, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ये कहती है कि डिजिटल प्रधानमंत्री और आप, चलिए ठीक है माननीय प्रधानमंत्री जी, शायद आप हास्यास्पद स्थिति देश की संसद में ऐसा आप कहते हैं तब, जबकि कांग्रेस डिजिटल इंडिया का विरोध करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कंप्यूटर क्रांति किसने किया था, कांग्रेस पार्टी ने या आपकी भारतीय जनता पार्टी ने? कांग्रेस के अगर कभी भी देश के अंदर अगर विकास की स्थिति होगी तो कांग्रेस कभी भी उसका विरोध नहीं करती है। मैं आपसे आज जो मूल प्रश्न मैं आपके सामने पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कहना चाहता हूं, अगर देश की आर्थिक स्थिति उतनी ही बेहतर है तो एक आम जन, पुनः मैं इस डिबेट को वापस लेके आना चाहता हूं, इस आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक स्थिति का लाभ
आम जन को किस प्रकार मिल रहा है। आपने उज्ज्वला योजना चलाई, आपने गैस की सब्सिडी बंद कर दिया, आपने पेट्रोल 96 और 100 रुपए लीटर लेकर गए, तब जबकि देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप क्रूड ऑयल आपने सस्ता खरीदा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप चाइना के साथ ट्रेड डिफिसिट कब ठीक करेंगे? आप अपनी देश के अंदर जो झूठ बोलने की जो प्रक्रिया आपने चालू की है, जो आपकी आदत बन गई है कि बात करते कुछ हैं और बोलते कुछ और हैं, डाटा कुछ होता है और जमीन स्थिति कुछ और होती है। आप जमीनी हकीकत से भागना चाहते हैं और भागते अब जल्दी से हैं, बराबर भागते हैं। प्रोफेसर अमन जल्दी से जवाब दीजिएगा जो भी संजीत जी कह रहे हैं। देखिए जी, ये दोनों की जो प्रवक्ताओं की बातचीत है, ये पॉलिटिकल डिबेट ज़्यादा, इकोनॉमिक डिबेट कम हो गई है। हर सरकार जो आती है, हर सरकार जो आती है वो अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करती है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले ने अच्छा किया है दूसरे ने बुरा किया, पर ये ज़रूर देखने की बात है कि जहाँ ये बात की जा रही थी कि सारी दुनिया पीछे जा रही है, तो अगर हम समुद्र के पानी के हिसाब से सोचें, जब पीछे की तरफ फ्लो है और हिंदुस्तान फिर भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आपको जोर ज़्यादा चाहिए उस मशीन को चलाने के लिए जब सारा विश्व पीछे की तरफ जा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ 3.5% के करीब फोकास्ट की जा रही थी 1.5 साल पहले, वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो 2.1% पे रह गई। हिंदुस्तान की ग्रोथ 6-6.5 के करीब की जा रही थी, वो इसी के आसपास रह के 7% की तरफ टारगेट की जा रही है। तो हम उस नेगेटिव ग्रोथ को लेते हुए भी हम आगे जा रहे हैं। जब हम ये देखें कि 55% ट्रेड हमारी अमेरिका जैसे देश के साथ है, करीबन 30% ट्रेड हमारी चाइना जैसे देश के साथ है, जापान जैसे देश के साथ हमारा काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इन सब देशों में जब प्रॉब्लम है, चाहे यूरोप हो या सब हो, उसके बाद ही हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ धरातल पे ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान को बढ़ोतरी की तरफ लेके जा रही हैं, और अंत में सरकारें नहीं जीतती हैं, एक आम आदमी ही जीतता है अगर बढ़ोतरी होती है, बिकॉज उसको उम्मीदें बनती हैं और उसको आगे जाके फ़ायदा होता है उससे। और ये देखना है कि ये सरकार वो फ़ायदा कितनी जल्दी एक आम आदमी तक पहुंचा सकती है। जैसे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इस सरकार ने मिनिमम गवर्नमेंट करके मैक्सिमम गवर्नेंस के दौरान काफ़ी ज़्यादा महकमों में भर्ती नहीं करी। जो मैं पिछले 3 साल से कह रहा था, प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल उसको ओपन किया, कहा कि अब हमें 8 लाख करोड़ की लोगों को जो भर्तियां नहीं की हो दी जाए, चाहे वो सेंटर में हो या स्टेट में हो। अब 6-7 महीने के अंदर उन भर्तियों को शुरुआत कर दी गई है। तो जब वो भर्तियां होंगी तो सरकार की महकमा भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, कंजम्पशन पैटर्न्स भी बढ़ेंगे, खरीदारी भी बढ़ेगी, बिकॉज जो एक सरकारी जॉब कर रहा है उसको बैंक या फाइनेंसिंग कंपनी ज्यादा ना देखे हुए लोन दे देती है, चाहे घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो। देश में कई सारे प्रोग्राम्स भी तो चल रहे हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, स्टार्टअप्स प्रोग्राम है, साथ ही आप देखिए जिस तरीके से हमारा ट्रेड दूसरे देशों के साथ आगे बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट है, उसमें रोजगार की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा बनी है। ऐसे में फिर आप जो अभी कह रहे थे, ये डेटा, ये फैक्ट्स और साथ में मैं जो कह रही हूँ, ये इससे कैसे इतर है, कैसे अलग है? देखिए जी, यहाँ पे कहीं अंदर नजर नहीं आ रहा है। ये पर्सपेक्टिव की बात है कि हम ग्लास को आधा खाली या आधा भरा हुआ देखना चाहते हैं। कुछ लोग उसको भरा हुआ देखना चाहते हैं, कुछ लोग खाली देखना चाहते हैं। जब विश्व के अंदर वो ग्लास भरा हुआ दिखाई दे रहा है, आपको अचंबा होगा, करीबन $7.5 बिलियन हर महीने हिंदुस्तान में इन्वेस्ट होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के दौरान। 2000 के अंदर $0.3 बिलियन आता था, 2010 के अंदर 1.5 बिलियन आता था, 2013-14 के अंदर हमारे पास करीबन 3.5 से 4 बिलियन डॉलर महीने आता था। कोरोना काल के बावजूद जब सारे देश में प्रॉब्लम हो रही है, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं सारे देश हिंदुस्तान से, फिर भी हमारे पास 5.5, 6.5 और इस समय $7.5 बिलियन हर महीने इन्वेस्ट हो रहा है। तो जब कोई इन्वेस्ट कर रहा है, वो अपना पैसा ऐसी जगह नहीं इन्वेस्ट करेगा जहां पे नैया डूब रही होगी, वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जहां पे एरोप्लेन की तरह वो उड़ रही होगी। और इस चीज को देखना हिंदुस्तानियों को और हिंदुस्तान की जनता को जरूरी है कि जब विश्व की इस चीज को देख पा रहा है, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े नहीं, विश्व देख पा रहा है और निवेशकर देख पा रहा है जिसको अपने पैसे से बहुत प्यार है, तो हिंदुस्तानी क्यों नहीं देख रहा है? ठीक है, हिंदुस्तानी क्यों नहीं देख रहा है पीयूष पंत जी? एक हिंदुस्तानी क्यों नहीं देख रहा है? देखिए, हिंदुस्तानी इससे नहीं देख रहा है, आम हिंदुस्तानी, क्योंकि आम हिंदुस्तानी की हालात क्या हो रही है, ग्राउंड लेवल पे क्या हालात है आप देखिए। वो क्या, उसको उसकी जेब में कितना आ रहा है, उसकी जेब से कितना जा रहा है। अब देखिए, जीएसटी के रेवेन्यू की इंक्रीज की बात हुई, ठीक है, जीएसटी का टारगेट रखा गया था कितना, 1 लाख
जो करोड़ का रखा गया था, नहीं वो पूरा नहीं हो रहा था, मुश्किल से 3-4 बार होता था। फिर क्या हुआ कि जो 12% जीएसटी था उसको 18% कर दिया गया। उन जो आइटम्स में लगा दिया गया जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो आम आदमी की चीज़ें, उन पे जीएसटी लगा दिया गया और रेवेन्यू बढ़ा दिया गया। कहा कि देखो रेवेन्यू बढ़ गया। तो इस तरह से जो है आम आदमी की जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं, उसका जीवन और दूभर किया जा रहा है। आप दावा करते रहिए साहब हम तो तीसरी अर्थव्यवस्था पहुंच जाएंगे। 1% लोगों के पास 40% जो रिसोर्सेज हैं वो उनके कब्जे में है। आप देखिए आईपीएल से क्या होता है, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, किसकी आमदनी हो रही है उससे? करोड़ों रुपए की आमदनी हो रही है उससे। आम आदमी को क्या मिल रहा है? मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग 2015 से ये एक रिपोर्ट आई है, स्टैग्नेटेड लेवल पे है, स्टैग्नेट है पूरी की पूरी। जहां पहले ये फ्लक्चुएट करती थी 10 से 15%, वो 2015 से स्टैग्नेशन के लेवल पे है मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल उस पे कहीं कोई इजाफा नहीं हुआ है, जो कि आपको आगे नहीं, लेकिन 2020 और 21 और दूसरी मैं आपको बात बताता हूँ, देखिए 20, कैसे 21, जो 22 तक मध्यम तो वर्ग और कोविड का लोअर समय मध्यम था। वर्ग क्या हाल है। आप देखिए कंजम्पशन का अगर देखें आधार तो बड़ी गाड़ियां खूब आ रही हैं, वो बिक भी रही महामारी हैं। को हम नहीं भूल लेकिन सकते जो साहब। दो पहिया वाहन है पीयूष उसमें पंजी, लगातार सर, महामारी को भी नहीं भूल दो पहिया सकते। वाहन के सेल में लगातार 2019 महामारी से के गिरावट आ रही है महामारी लगातार। ने जिस तरीके और से बेरोजगारी अगर आप देखें, बेरोजगारी की दर 9.7 पहुंच चुकी है बेरोजगारी की दर। तो ये हालात है। अगर वही मैं कह रहा हूँ अर्थव्यवस्था अच्छी है, बढ़ रही है, एक कंसिस्टेंटली है, लेकिन उसका फायदा किसको मिल रहा है? चलिए, आम इसका आदमी जवाब नहीं देख पा फटाफट रहा छोटा है, सा जवाब। उसके लिए कोई मतलब नहीं। तायल जी इसका कि एकदम 3 छोटा ट्रिलियन सा, समय बहुत कम है, 5 छोटा सा ट्रिलियन जवाब दीजिएगा। जो भी पीयूष पंजी ने सवाल उठाए जल्दी से छोटा सा जवाब, उसके बाद हम पाए। पीयूष जी ने कहा, मुझे नहीं पता वो कहां से डेटा ला रहे हैं कि जी क्योंकि जीएसटी इकट्ठा नहीं हो रहा था तो 10% से 18 कर दिया। जीएसटी सरकार नहीं बढ़ाती है, जीएसटी काउंसिल बढ़ाती है, जिसमें सारे पार्टीज के, सारी स्टेट्स के लोग उसमें शामिल होते हैं, वो डिसाइड करते हैं क्या होता है। तो इस तरह से कि रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा, मैंने 10 को 18 कर दिया, 18 को 25 कर दिया, इतना सिंपल हुआ है, यही हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं है। लेट अस बी सारे क्लियर, स्टेट का कंप्लेंट था कि बिना हमारे मेरे को बोलने बढ़ा दिया। अच्छा बोलने दीजिए हाँ, जवाब देने दीजिए। जीएसटी काउंसिल उसको करती है, तो हम बिल्कुल लोगों को गुमराह मत करें। दूसरी बात, शायद आपने भी और संजीत जी ने भी देश में बार बार हम कह रहे हैं, विदाउट डेटा हम कह रहे हैं आम आदमी का क्या हुआ, आम आदमी तक क्या पहुंचा। सरकार ने आम आदमी का ख्याल रखा, कोरोना में भी रखा, 90 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाया, 90 करोड़ लोगों को सब कुछ ध्यान रखा। और 100 मैंने आपको बताया, 10% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन को पॉवर्टी से बाहर लाना। और आप कौन से आम आदमी की बात कर रहे हैं कि आम आदमी तक नहीं पहुंचा? सिर्फ हवा में बात करने से, पॉलिटिकल बात करने से अगर हम डेटा की बात करते हैं तो लेट अस टॉक ऑन डेटा। मैं आपको डेटा दे रहा हूं, जो डेटा है उन 10 करोड़ लोगों से पूछिए सरकार ने उनके लिए क्या किया, उनकी जिंदगी कैसे बेहतर हो गई। और सबसे ज्यादा धन्यवाद प्रीति जी मैं देना चाहूंगा, जो संजीत जी हैं, उन्होंने कहा कि आप छोड़ दीजिए, उस समय तो करप्शन हो जाती थी, अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया, इस कारण से करप्शन नहीं होती। सो थैंक यू सो मच संजीत जी, आपने हमारा प्रोत्साहन किया। क्योंकि चिदम्बरम जी ने ये कहा था ये होने वाला नहीं है, चिदम्बरम जी हार्वर्ड वाले हैं, उन्होंने कहा था ये होने वाला नहीं है इस देश में, लेकिन मोदी जी ने और एनडीए की सरकार ने ये करके दिखाया। आज की तारीख जो 2015 जुलाई में, अगेन डेटा दे रहा हूं मैं, 2015 जुलाई में इंडिया का जो रैंक था डेटा कंजम्पशन में, वो 122 था दुनिया में, आज नंबर 1 है। आज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस 48 बिलियन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इंडिया में होती हैं, चाइना में 18 बिलियन होती हैं। यहां तक इस सरकार ने उसको पेनिट्रेट करवाया है डिजिटल को, और इससे ये पता लगता है कि किसकी नीयत साफ थी, किसकी नहीं थी। क्योंकि इस सरकार की नीयत साफ है, इस सरकार की ऑनेस्टी है कि वो देखना चाहते हैं कि जो 1 रुपया निकलेगा तो 1 ही पहुंचेगा। बीच में चलिए फाइनल के लिए हमारे पास समय नहीं बचा। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमान हमारे साथ आए और हमने डिस्कस किया, आपके साथ साझा की, चर्चा की। आपने देखा कि देश के आखिर विकास का हाल क्या है। 9 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और साथ ही इस बार तो अविश्वास प्रस्ताव भी उनके लिए लाया गया। उन्होंने कहा कि बड़ा शुभ होता है जब विपक्ष हमारे लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है। हम जरूर 2024 में अपनी जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने हवाला दिया देश की अर्थव्यवस्था का, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश आने वाले समय में विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। इसी पर हमारी पूरी चर्चा थी। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमान हमारे साथ आए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।